So we are talking about structure of DNA and RNA. Those are the nucleic acids. किसके किसके बने हुए हैं ये? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. पेंटोस शुगर दो तरह के हो सकते हैं. अगर राइबोज है तो आरएनए, अगर डीऑक्सी राइबोज है तो डीएनए. नाइट्रोजन बेस दो तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? गप्पू. गप्पू मतलब गुआनिन और एडिनोसिन. ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए प्यूरिन के, गुआनिन एंड एडिनोसिन. और पिरिमिडिन के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? पिरिमिडिन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे थाइमीन, फिर हो जाएगा एटीजीसी साइटोसिन, और फिर हो जाएगा यूरासिल. ठीक है, तो ये सारे हो गए पिरिमिडिन्स. अब ये याद रखना, यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, थाइमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए. क्लियर? यस. शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा लिंकेज होगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा लिंकेज होगा? फॉस्फोएस्टर लिंकेज. मैंने फॉस्फेट लिख दिया है पर ये होगा फॉस्फोएस्टर लिंकेज. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे शुगर का 5th कार्बन बॉन्ड हो रहा है और यहाँ पे शुगर का 1st कार्बन बॉन्ड हो रहा है. ओके, तो 1st कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करेगा और 5th कार्बन फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा. क्लियर है इतना? यस. तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस होगा तो पीछे क्या आ रहा है? आईएनई आ रहा है. जब उसमें शुगर भी लग गया तो क्या आएगा? एसआईएनई आएगा सब जगह. लेकिन साइटोसिन में ऑलरेडी एसआईएनई है तो वहां पे एसआईएनई की जगह डीआईएनई आ गया. साइटोसिन का हो गया थाइमिडिन, थाइमीन का हो गया थाइमिडिन अगेन. तो ये दोनों में डीआईएनई है, सॉरी 3 में डीआईएनई है और 2 में एसआईएनई है. चलो फटाफट से मुझे न्यूक्लियोसाइड के नाम बताते जाओ. तो ये कौन सा हो जाएगा? एडेनोसाइन, गुआनोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन नहीं है, साइटोसिन नहीं है. क्या है? साइटिडीन, और थाइमिडीन, यूरिडीन. जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, आप याद रखो, अगर आप बोलोगे तो लेक्चर में ही लर्न हो जाएगा. ओके, अब इसमें फॉस्फेट मिलाएंगे तो इसका बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. क्या नाम है उनके? पढ़ो यहां से. एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स भी आप याद रखेंगे. यहाँ पे बॉन्डिंग भी देख लो. आपके जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो कैसे बॉन्ड करते हैं मुझे बताओ. एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में है? कार्बन 1 नाइट्रोजन. और थोड़ा सा आगे जाती हूँ, मुझे बता दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में है? कार्बन 5 एंड 3rd. ठीक है ना? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 5 फॉस्फेट. कार्बन 5 and phosphate. ओके, अब न्यूक्लियोटाइड्स तो बहुत सारे जुड़ेंगे तो समझो दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1, दिस इज न्यूक्लियोटाइड 2. ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. ऐसा नाम क्यों है इसका? ये वाला फॉस्फेट ये वाले न्यूक्लियोसाइड के 3rd कार्बन को बॉन्ड कर रहा है. किससे? एस्टर लिंकेज से. एक एस्टर लिंकेज बना. अब ये फॉस्फेट का दूसरा ऑक्सीजन ये न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन से बॉन्ड कर रहा है तो दूसरा भी दूसरा एस्टर लिंकेज बना.
तो टोटल कितने एस्टर लिंकेज बने? 2, इसलिए डाइएस्टर लिंकेज। किसने बनाए? फॉस्फेट ने। तो फॉस्फो कहां कहां बनाए? 3rd कार्बन पे और 5th कार्बन पे। तो इसका नाम हो गया 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। समझ में आ रहा है? 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा लिंकेज होगा? 3' 5' 5' phosphodiester linkage. करेक्ट। तो इस तरह से बहुत लंबी वाली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, अच्छा मुझे बताओ, जहां जहां मैं पॉइंटर मारूंगी मुझे बताना, ये क्या है? क्या है ये? राइबोस। राइबोस। Ribose sugar. राइबोस शुगर के अंदर कितने कार्बन होंगे? 5। 4. 5 कार्बन होंगे। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। फॉस्फेट 2 ही कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। कौन से 2 कार्बन? 5th वाला और 3rd वाला। तो देखो ये पर्टिकुलर शुगर का ये है 5th वाला, तो ये 5th कार्बन ने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, 3rd कार्बन वापस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये एक एस्टर बॉन्ड। दूसरा एस्टर बॉन्ड यहां पे आया, फॉस्फेट इसका 3rd और इसका 5th ऐसे बॉन्ड बना रहा है। अगेन ये वाला फॉस्फेट इसका 3rd और इसका, मीटिंग लीव हो गई थी मेरी। हाँ। आवाज नहीं आ रही थी। चलो मेरे साथ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले ना हम 5 शुगर बना लेते हैं ऐसे। तो मैं अभी क्या बना रही हूँ? मैं 5 शुगर बना रही हूँ। ये एक शुगर में कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे, तो मैं 5 कार्बन बना रही हूँ। ओके, ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ साथ? वेरी गुड। तो ये बन गया मेरा एक शुगर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। अब मैं बीच बीच में फॉस्फेट लगाती हूँ दूसरे कलर से। फॉस्फेट ये कलर का लगाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी पुट फॉस्फेट 1 2 3 एंड 4 और एक और यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाया। ठीक है, जो कि डीएनए में होता है। अब फॉस्फेट किसके साथ बाइंड कर रहा है? कार्बन का 3rd शुगर, 3rd कार्बन और 5th कार्बन। तो चलो अब 3rd कार्बन और 5th कार्बन के साथ इसको बाइंडिंग दिखा देते हैं। तो ये है इसका 5th कार्बन। देखो 5th कार्बन है ना, मैं आपको बता दूं, ऐसा दिखता है राइबोस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो CH2OH है। अब H निकल जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा, और वो जो दूसरा O है P का, तो ये 5th कार्बन के साथ बॉन्ड किया, तो दूसरा वाला ये है 1 2 और 3, दूसरा वाला 3rd के साथ बॉन्ड करेगा, ये है 4th और ये है 5th। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH2, तो ये हो गया H और H। फॉस्फेट में पूरा नहीं दिखा रही हूँ, PO4 होता है, पर सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ P लिखेंगे। तो ये है 5th कार्बन और ये वाला है 3rd कार्बन। ठीक है। ये है 2nd, ये है 1st, ये O है, यहाँ पे जो O दिखाया है ना मैंने, वो है ये। तो अब ये 3rd कार्बन फॉस्फेट इसका 3rd, तो इसका तो 5th होगा ना, तो मैं बना देती हूँ इसका 5th। ठीक है। और इसका 3rd। इसी तरह से अब इसका ऑलरेडी कौन सा जा चुका है? इसका 5th जा चुका है ना, तो अब यहाँ पे कौन सा आएगा? 3rd आएगा, ये वाला 3rd। ये 3 2 1, तो ये 3rd, और इसके साथ कौन सा जाएगा? 5th। तो ये इसका 5th कार्बन है। ठीक है। इसी तरह से अब ये कौन सा था? 5th, तो ये कौन सा होगा? 3rd। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? 5th। तो इसी तरह से आपको 3 5 3 5 करते जाना है। अगेन ये 5th है, तो अब इसका 3rd कार्बन और इसका वापस से 5th कार्बन। ठीक है। अब देखो इसका ये वाला 5th था ना,
ये 1 2 3 एंड इसका फ्री है, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है। तो जहां पे फॉस्फेट नहीं है तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कौन सा एंड हो गया? 3' एंड। समझ में आया? 3' एंड का मतलब 3' एंड का हाइड्रोक्सिल फ्री है, उसने फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड नहीं बनाया। और ये कौन सा एंड है? ये 5' एंड है, इसका फॉस्फेट फ्री है। फॉस्फेट फ्री है मतलब उसने दूसरे शुगर के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, उसके दो एंड्स अलग अलग हैं, इसको बोलेंगे पोलैरिटी है। 5' एंड पे फॉस्फेट है, 3' एंड पे फॉस्फेट नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये है इसका 5' एंड और ये है इसका 3' एंड। 5' और 3' समझ में आ रहा है? Yes. 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 डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल है, मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। तो ए हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? T. कितने बॉन्ड्स होंगे वहां पे? हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग। 2. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2। और 2. जी किसके साथ पेयर करेगा? C. और कितने बॉन्ड्स होंगे? 3. 3 बॉन्ड्स होंगे। करेक्ट। यहाँ पे जो भी स्ट्रैंड्स है मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सपोज इसका सीक्वेंस है GATTC GA व्हाटएवर, तो दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ क्या होगा? क्या लिखूं यहाँ पे? C. फिर T. फिर A. फिर फिर A. 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 G. G. C. C. T. T. अच्छा, अब ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ये एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है? शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो बैकबोन किसका बना हुआ है? बैकबोन बना हुआ है शुगर फॉस्फेट का। दोनों स्ट्रैंड सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी है। दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है। ये वाली स्ट्रैंड का 3' एंड इज प्लेस्ड नियर 5' एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड। ठीक है, एक का 3' है तो दूसरे का 5' है। इसी तरह से नीचे वाली का 5' होगा तो उसके सामने इसका 3' होगा। क्लियर है? Yes. अच्छा, अब ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है। हेलिकल मतलब ऐसा है, ऐसा। सो व्हेन आई से हेलिकल, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो मैंने टोटल कितने हेलिक्स बनाए हैं? यहाँ पे मैंने टोटल 2 हेलिक्स। 2. ठीक है, तो वो हेलिक्स की भी चीज हम देख लेते हैं कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब क्या है? जो नॉर्मल डीएनए सारे ऑर्गेनिजम्स में है, इट इज राइट हैंडेड, मतलब ऐसे घूम रहा है। मैंने 2 स्ट्रैंड ली और मैंने उनको राइट हैंड की तरफ घुमाया, ऐसे। ये ऐसे ऐसे राइट हैंड की तरफ घूम रहा है। अगर वो उल्ट देखो, मैंने ऐसा बोला कि वो राइट हैंड की तरफ घूम रहा है मतलब ऐसे जा रहा है। अगर वो ऐसा जाता तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। Left. दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स। ओके ओके। नाउ द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। मतलब कि यहां से लेके यहां तक टोटल पिच 3.4 नैनोमीटर है। जो पूरा एक टर्न हुआ वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न के अंदर कितनी बेस पेयर्स हैं? कितनी बेस पेयर्स हैं एक टर्न के अंदर? ऐसे 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 करके 10 बेस। 10. करेक्ट, 10 बेस पेयर्स हैं। तो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 3.4 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ डिस्टेंस? 0.34 nanometer. करेक्ट, 2 पेयर्स के बीच का डिस्टेंस हुआ 0.34 नैनोमीटर। अच्छा, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना है? ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया होता तो सब गिर जाता। तो स्टेबिलिटी के लिए वो हेलिकल जा रहा है। प्लस स्टेबिलिटी के लिए और क्या है?
ये दोनों स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड ने पकड़ के रखा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड is also giving stability plus the base stacking is not like this, the base stacking is at an angle. ये वाला बेस ये वाले बेस के ऊपर एक एंगल पे है, फिर ये दूसरा उसके दूसरे एंगल पे, ऐसे 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 टर्न होते होते वो पूरा एक टर्न ले लेता है। समझ में आई ये बात? Yes. हाँ Yes. टॉपिक इज व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोकेमिस्ट्री और सेंट्रल डॉगमा ऑफ डीएनए? देखो, डीएनए में से जब डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? Replication. replication ये होगा रिप्रोडक्शन के वक्त, जब डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनानी है तब। ठीक है, किसने दिया था ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? फ्रांसिस क्रिक। ओके, तो ये तो जब हमको एक में से दूसरा डीएनए बनाना है तब, लेकिन जब डीएनए को एक्सप्रेस करना है तो उसमें से क्या बनना चाहिए? उसमें से प्रोटीन। RNA तो पहले क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये जो डीएनए से आरएनए बना उसको क्या बोलोगे? transcription वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको क्या बोलोगे? translation ट्रांसलेशन। चलो, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि आरएनए से डीएनए बने? ये पॉसिबल है क्या? हाँ Yes. हाँ आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? reverse transcriptase वेरी गुड, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम लगेगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आ गया समझ में? yes अब ये जो डीएनए हेलिक्स है, आपको ये तो पता चल गया कि हेलिक्स है। ये हेलिक्स का बहुत सारे लेवल पे पैकेजिंग हुआ है, तो कैसे पैकेजिंग हुआ है ये भी देख लो। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अगर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 0.34 0.34 into 10 raised to minus 9 ठीक है, मीटर। ओके, अब आप जरा साइज देखिए। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ डीएनए हेलिक्स इन अ मैमेलियन सेल, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। ठीक है, अब हर एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो तो आपने लिखा ही है। तो अगर मुझे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए चाहिए तो मैं ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं ना? हाँ तो हाँ। दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.2 मीटर। ये 1 मीटर है, इतना पूरे आर्म स्ट्रेच करो तो ये 1 मीटर है, और ऐसा ही एक और मीटर, और ऊपर से 0.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए है। इतना लंबा डीएनए दिखता है क्या आपको? इतने लंबे तो आप भी नहीं हो, है ना? इसका मतलब है उसको बहुत पैकेजिंग कर करके कहाँ फिट किया? सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में। ठीक है, सेल इटसेल्फ इज सो स्मॉल, न्यूक्लियस उससे भी छोटा, उतनी सी जगह में सब कुछ फिट करना है। तो कैसे फिट करेंगे? कितने डायामीटर में फिट करना है? 10⁻⁻6 मीटर में 2.2 मीटर को फिट करना है। कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? सपोज मेरे coil हाँ, इतना लंबा था ना मेरे पास जो थ्रेड, उसको मैंने ऐसे 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 करके कॉइल कर दिया, और ऐसे करके मैंने उसको बहुत कम स्पेस में फिट किया है। पर वो जो पैकेजिंग है उसके स्टेजेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हम कहाँ की पैकेजिंग पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट्स की पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो वी विल स्टडी